हिंद एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने बात की है टाइट्रेशन कर्व के पार्ट फर्स्ट की, सेकंड की। और सेकंड में हमने बात की थी कि ग्लाइसिन जिसमें नॉन आयनाइजेबल आर ग्रुप है, या कहें कि सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड था, उसका जो है टाइट्रेशन कर्व हम लोगों ने देखा था और उसकी पीआई वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब टाइट्रेशन कर्व बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे हम लोग टिपिकली दो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो आर ग्रुप है वो आयनाइजेबल है, तब किस तरह का टाइट्रेशन कर्व होगा और किस तरह से हम लोग पीआई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपको पिछले लेक्चर से आप अगर लेसन लिए होंगे तो याद होगा कि जो ग्लाइसिन था उसमें जो ये आर ग्रुप है टिपिकली ये क्या था, हाइड्रोजन था, ठीक है ना, ग्लाइसिन के केस में। लेकिन ये कौन सा अमाइनो एसिड है, ये है ग्लूटामीन। क्या नाम, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट के केस में आर ग्रुप क्या है, आयनाइजेबल है, ठीक है। और जैसे कि ग्लाइसिन में अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट था जो कि सारे टिपिकल अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट है। तो इसका जो आयनाइजेशन होगा वो उसकी, या हम कहें उसकी प्रोटॉन डोने की टेंडेंसी, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीके से, वो टेंडेंसी क्या घटेगी या बढ़ेगी, है ना। ग्लाइसिन की तुलना में वो बढ़ेगी या घटेगी, वो डिपेंड करता है इस आर ग्रुप पे, जो आर ग्रुप इससे जुड़ा है। तो देखिए ग्लूटामेट के केस में जैसे जैसे हम लोगों ने इसमें बेस ऐड करना शुरू किया तो इसका पीएच क्या होगा भाई, इसका पीएच बढ़ना शुरू होगा, है ना। सभी लोग ये तो इससे एग्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब एसिडिक मीडियम है, यहाँ पीएच कितना है, 0 ऑलमोस्ट, है ना, मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन है। तो यहाँ पे ये दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो भाई जब बहुत बड़ा जिसका आयनाइजेशन 100% होता है वो एसिड प्रेजेंट है तो उसके सामने तो इसकी जो पीके वैल्यू है वो लो है, तो वो अपना प्रोटॉन लेके बैठा रहेगा, वो प्रोटॉन नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अमाइनो ग्रुप जो है वो यहाँ लोन पेयर उसके पास है तो वो तो प्रोटोनेट हो जाएगा, उसको प्रोटॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हम नेट चार्ज की बात करें इस अमाइनो एसिड पे तो नेट चार्ज कितना हो गया भाई, +1, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर है ना। जैसे ही आपने बेस ऐड किया थोड़ा सा और इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब थोड़ा सा बेस आपने और ऐड कर दिया, तो बेस आप जैसे जैसे ऐड करेंगे जैसे ही वो PK1 के पास पहुंचेगा, मतलब ये PK1 क्या है भाई, प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है बच्चों, किसका है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि हम ग्लाइसिन में पढ़ते थे, ठीक है ना। तो ये अब इसकी जो पीके जो टेंडेंसी है प्रोटॉन देने की वो अब जो है उसके जद में आ जाएगी और ये अब प्रोटॉन देना शुरू करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो वैल्यू हो गई PK1, ठीक है। तो ये किसके लिए है, जो नॉर्मली टिपिकल कार्बोक्सिलिक ग्रुप सारे अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है उसके लिए। लेकिन आप जब इसमें ऐड करते जाएंगे बेस तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए ये तो ऑलरेडी प्रोटोनेटेड है, इसने अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन दे दिया है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो गया भाई, 0। ध्यान से, जब ये 0 हो जाएगा
नेट चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ बताइए शाहिद। हाँ, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन, है ना? ठीक है। ज्विटर आयन मतलब दो तरह बाईपोलर होगा, ठीक है ना? दो इसके पास पोलैरिटी है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर उसको ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? इस पे इक्वल फोर्स लगेगा दोनों तरफ से, तो वो मूवमेंट कहीं होगा नहीं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। दोनों चार्ज क्या हो गए? बराबर। अब देखिए आप और बेस ऐड करते जा रहे हैं। जब बेस ऐड करेंगे तो क्या आ जा रहा है? पी के आर, मतलब ये आयनाइजिंग टेंडेंसी है किसकी? जो आर ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। तो आर ग्रुप कौन है भाई? ये। तो अब धीरे धीरे ये भी अपना प्रोटॉन डोनेट करना शुरू करेगा, है ना? प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो अब इस पे अगर हम बात करें नेट चार्ज तो कितना है? -1। इस मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज क्या है? -1। और इसकी पी के आर, जो पी के वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 4.25। क्लियर? सबको क्लियर है भाई? अच्छा, इसके बाद और बेस हम जब ऐड करेंगे तो ये जो लास्ट में ये है अमाइनो ग्रुप, जो शुरू में प्रोटोनेट हुआ था एसिडिक कंडीशन में, लास्ट में ये भी अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। उस पर नेट चार्ज कितना आ जाएगा? -2। ठीक है भाई, ये सबको क्लियर हो गया? तो अब देखिए, अब अगर हमसे कहा जाए कि यहाँ पे ग्लाइसिन के कर्व से हम कैसे तुलना करेंगे, तो ग्लाइसिन के केस में पीके वैल्यू ये 3 के अराउंड होती थी, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो, ठीक है। और पीके आर यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना। हम सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि pk1 और pk2 कोई भी ले लिया और उसको कैलकुलेट कर देंगे उससे पी आई वैल्यू। जब भी हम पी आई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी अमाइनो एसिड का, सबसे पहले हमको क्या खोजना होगा भाई? हाँ बताइए शाहिद। हाँ सविता बताएंगे। हाँ, उसमें हम क्या खोजेंगे? ज्विटर आयन खोजेंगे, ठीक है। ज्विटर आयन खोने के बाद उसके दोनों साइड में, है ना, ये वाला pk1 और pkr, तो नेट जीरो कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, ठीक है। तो इसके दोनों के एडिशन का जब हम हाफ करेंगे तो वहां से हमको क्या मिलेगा? पी आई वैल्यू, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज्विटर आयन जहाँ बना उसके लेफ्ट में तो क्या है? pk1 प्लस, अब ये pk1 किसका है? जो ये नॉर्मली कार्बोक्सिलिक ग्रुप टिपिकली होता है किसी भी अमाइनो एसिड में, ठीक है भाई, क्लियर है ना। अच्छा, दूसरा क्या है? अब दूसरा हम क्या लेंगे? pk2 नहीं लेंगे भाई। कौन? आप pk2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? आप वो देखिए, उसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो जा रहा है? -2 हो जा रहा है उधर जाके। और वो क्या सेंटर में ज्विटर आयन है? नहीं, ज्विटर आयन के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ। तो यहाँ पे क्या लेंगे? पी के आर को लेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे हम ग्लाइसिन में क्या करते थे? हमारे पास दो ही आयनाइजेबल ग्रुप थे, तो pk1 प्लस pk2 कर देते थे सीधे सीधे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हाफ ऑफ द pk1 इज 2.91 प्लस 4.25, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हाफ ऑफ द 7.2 अराउंड, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3.6 अराउंड, ठीक है भाई। मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पी आई वैल्यू आ रही है, आ रही 3.6। ये ग्लाइसिन की तुलना में क्या हो जा रही है? थोड़ी सी कम, ठीक है, अगर ग्लाइसिन में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या ये बफर की तरह काम करेगा ब्लड में? ब्लड का पीएच कितना है भाई? 7.4। तो वहाँ पे तो ये ब्लड के पीएच की तरह काम, ब्लड में बफर की तरह काम नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो ब्लड में बफरिंग मैकेनिज्म शो कर सकता है ना।
तो हमको ऐसा अमाइनो एसिड देखना होगा जिसका कि पीआई वैल्यू 7 के अराउंड, 7.2, है ना। जनरली 7.2 से 7.4, ब्लड का पीएच नॉर्मली 7.4 है। तो ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है? तो ऐसा अमाइनो एसिड है हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन के केस में हिस्टिडीन बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग हीमोग्लोबिन पढ़े, है ना। हीमोग्लोबिन में सभी लोगों ने सिग्मोइड कर्व और ये पढ़ा होगा, है ना, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, है ना। ये पढ़ा है कि नहीं? सब लोगों ने पढ़ा होगा ज़रूर। मुझे लगता है कि अब तो ये 10+2 के क्लासेस में भी आ गया। लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों होता है? तो वहाँ यही हिस्टिडीन होता है। जनरली जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसमें मोर देन 25% आपको हिस्टिडीन उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस में। एंड व्हाट इट डज, ये बफरिंग कैपेसिटी शो करता है। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बाइकार्बोनेट बनने में आपने सुना होगा, है ना। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट करता है, बाकी तो बाइकार्बोनेट। लेकिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो भाई फुल्ली डिपेंड किस पे है? बहुत कम मात्रा में डिजोल्व ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो चैंपियन है ना, ऑक्सीजन को लेने में भी, एक्सेप्ट करने में भी और डोनेट करने में भी। तो यहाँ पहले हम हिस्टिडीन का कर्व देखते हैं कि ये कैसे जो है, अगर ये बफरिंग कैपेसिटी शो कर रहा है तो कैसे कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्लाइसिन में जो हिस्टिडीन, ये कौन सा अमीनो एसिड है? हिस्टिडीन, है ना। इसमें ये टिपिकल रिंग है देखिए, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। ये क्या है? नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। और ये क्या है? प्रोटॉन को डोनेट करेगा, है ना। ये भी प्रोटॉन को डोनेट करेगा और ये भी। लेकिन ये किन कंडीशंस में करेंगे? जबकि पीएच जो है 7 के बियॉन्ड जाएगा, जो अमाइनो ग्रुप है यहाँ पे या यहाँ पे, ये तभी प्रोटॉन डोनेट करेंगे जबकि पीएच जो है 6 से ऊपर जा रहा है तभी। अच्छा, टिपिकली देखें इस कर्व में, अब हमने यहाँ पे बेस ऐड करना शुरू किया और यहाँ पीएच बढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ग्लाइसिन में होता था, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या हो गया भाई? इसने अपना प्रोटॉन देना शुरू कर दिया, है ना। उसकी टेंडेंसी pK1। ठीक है, अच्छा, तो इसके ऊपर नेट चार्ज यहाँ पे कितना था? +2, है ना। और यहाँ पे कितना हुआ? +1। और यहाँ पे कितना हो गया? नेक्स्ट स्टेप में जब R ग्रुप आयनाइज हो रहा है, ये R ग्रुप ये अपना प्रोटॉन देगा, तब इसको क्या कहें? pKr, है ना। pK ही है लेकिन R लगा दिया क्योंकि वो R ग्रुप के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो टिपिकल अमाइनो ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, वो क्या होगा? pK2। अच्छा, अब सरिता बताइए कि इसका हम लोग पीआई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ बिल्कुल सही, ये कह रही हैं कि सबसे पहले सर हम देखेंगे कि ज्विटर आयन फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है भाई? देखिए नेट चार्ज 0 कहाँ पे है? यहाँ पे। वेरी गुड, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है? ज्विटर आयन है ना। अब हमको पता है कि हमको पीके वैल्यू किधर लेनी है? ज्विटर आयन के लेफ्ट और राइट में जो है हमारे पास, जहाँ नेट चार्ज 0 है उससे लेफ्ट में और राइट में। तो यहाँ पे देखिए पीआई वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हाफ ऑफ द पीके आर, 1 नहीं भाई, 1 कौन कह रहा है? 1 नहीं होगा, 1 पे तो देखिए वहाँ पे नेट चार्ज +1 है, उसके अराउंड कैसे देखेंगे आप? जहाँ नेट चार्ज 0 है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे नेट चार्ज 0 है उसके लेफ्ट में देखिए तो pKr ग्रुप है, pKr है, प्लस और क्या है? pK2, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाफ ऑफ pKr इज 6.0 और 9.17। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 7.2 आएगा पीआई वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, टिपिकली ब्लड का पीएच 7.4,
दैट्स वाई हिस्टिडीन इज ए गुड बफर, क्योंकि उसका पीआई वैल्यू कहाँ फॉल कर रहा है भाई, 7.2 फॉल कर रहा है। क्लियर है सबको, है ना। अब आपको दिया जाएगा तो कैलकुलेट कर लेंगे, किसी भी एग्जाम में आएगा तो हमें लग रहा है आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन में यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन का जब हम लोग कर्व पढ़ेंगे, है ना, सिग्मोइड कर्व, तो उसमें देखेंगे कि राइट शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो जब राइट शिफ्ट होगा तो यही हिस्टिडीन क्या करता है, प्रोटॉन को लेता है, जिससे ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, घट जाती है, और वो आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। लेकिन लंग्स में जहाँ हल्डेन इफेक्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, यही हिस्टिडीन प्रोटॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और वो ऑक्सीजन खूब सारा क्या करता है, उसको होल्ड करता है और कैरी करके फिर टिश्यू के पास लाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, हिस्टिडीन कैसे बफरिंग मैकेनिज्म शो करता है, तो हीमोग्लोबिन का वो मैकेनिज्म समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम में बच्चों पूछता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, CSR नेट के एग्जाम में भी पूछता है, तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन कैलकुलेट। थैंक यू।